हम सभी व्यक्तियों को लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की कोशिश करते हैं कुछ सकारात्मक प्रतिबंधों के साथ। तो ये माना जाता है कि आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करिए, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए, आप लोगों को संरक्षण देने की कोशिश करिए, लेकिन वो संरक्षण देने की जो प्रक्रिया होती है वो फेयर होनी चाहिए, वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। यानी आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो। आप ये ना देखें कि हमें इसी वर्ग को जो है इसी वर्ग के लिए नियम और नीति कानून बनाने हैं और दूसरे वर्ग पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी न्याय व्यवस्था का समाज में स्थापित हो जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो एक आधुनिक उदारवादी समाज है, वो लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। वो व्यक्ति जो समान रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है उसको समाज आगे लाने की कोशिश करेगा, उसको राष्ट्र आगे लाने की कोशिश करेगा। और कोई व्यक्ति अगर राज्य के इस प्रक्रिया पर, राज्य के इस निर्णय पर अगर सवाल उठाता है तो उन सवालों के तार्किक जो उत्तर है वो भी राष्ट्र को, उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। और तभी हम कह पाएंगे, तभी हम लोगों का जो एक कहते हैं ना, लोग कभी ना कभी उग्र हो जाते हैं कि इस वर्ग को आपने जो है आरक्षण क्यों दिया और हमारे वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया। अगर ऐसा सवाल राष्ट्र के या राज्य के सामने आता है और अगर राज्य इन सवालों का सकारात्मक उत्तर दे पाता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पर आधारित है और रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को आगे लेके बढ़ पा रही है। अब हम ये कहेंगे कि जब हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो आप बात करते हो, आपने क्या बोला कि अगर आपने किसी व्यक्ति को संरक्षणात्मक उसके साथ व्यवहार किया है तो आपने समानता के सिद्धांत को वॉयलेट करने की कोशिश करी। समानता यानी हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे। लेकिन जब हम एक आधुनिक उदारवादी राज्य में समानता की अवधारणा को समझने की प्रयत्न करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल्स, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तो ये होता है इक्वालिटी का सिद्धांत। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के कंटेक्स्ट में इक्वालिटी है, समानता है, न्याय व्यवस्था भी है। लेकिन जब हमने देखा कि कोई व्यक्ति अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जिसको वो कर सकता था, तो उसकी उस क्षमता का विकास करने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए हमने उसे कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड प्रदान किया, हमने उसको बेस प्रदान किया। और राज्य की तरफ से उस व्यक्ति को जब बेस मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और जब सभी व्यक्ति समान रूप से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र और समाज के विकास में अपना योगदान देंगे तो व्यक्ति का विकास होना स्वाभाविक है। तो अगर एक ऐसा समाज आपके सामने आता है तो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है तो आप ये कह सकते हो कि वो फेयरनेस के प्रिंसिपल पर जब तक आधारित नहीं होगा, वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या राज्य की तरफ से आया हुआ कोई भी अफर्मेटिव एक्शन तब तक वैलिड नहीं है, तब तक तथ्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे का तर्क आप लोगों के सामने प्रस्तुत ना कर सको। अब आज की चर्चा का जो अंतिम बिंदु है वो है फैमिली लॉ और स्टेट, यानी परिवार क्या है, नियम क्या है और राज्य क्या है। जनरली जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने सबसे पहले फैमिली के कंसेप्ट को समझाने की बात करी, क्योंकि दोनों के बीच में द्वंद्व है। ये देखना चाहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप क्या पारिवारिक मुद्दों में होना चाहिए। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि परिवार क्या है। जब हम परिवार को, राज्य क्या है आप सभी को पता है, राज्य के 4 अंग होते हैं। पॉपुलेशन यानी एक जनता, एक गवर्नमेंट होती है यानी एक सरकार होती है, टेरिटरी यानी आपके पास एक भूभाग होता है जिस पर आप नियम कानून बनाने की कोशिश करते हो। तो आपने क्या देखा, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, लॉ है, स्टेट है। और आपने क्या देखा, स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर भी है। स्टेट का जो एजेंट है वो है गवर्नमेंट। स्टेट को मूर्त रूप में लोगों के सामने लाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो हस्तांतरित शक्तियां हैं। ये पहले की चर्चाओं में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य के बारे में किसने क्या कहा। लेकिन आज हमें पहले ये समझना है कि परिवार क्या है। तो लोगों का ये मानना है, बहुत सारे विचारकों का ये मानना है कि जो परिवार है या जो फैमिली है वो एक बहुत ही एक मूलभूत इकाई है समाज की। मूलभूत इकाई यानी एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, आपको सब जगह दिखाई देगी, परमानेंट है, यानी वो लॉन्ग रन में भी आज भी आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपको परिवार दिखाई दे रहा है और कल में परिवार की अवधारणा कहीं विलुप्त हो जाएगी, तो वो स्थायी अवधारणा है। और परवेशिव यानी सब जगह व्याप्त है। तो कोई भी समाज, चाहे वो बड़ा समाज हो चाहे वो छोटा समाज हो, कोई सभ्य समाज हो कोई असभ्य समाज हो, कोई प्राचीन समाज हो कोई आधुनिक समाज, आप कोई किसी फॉर्म में किसी ने परिवार की अवधारणा जाती है। परिवार की अवधारणा को समझने के लिए
एक ये विचार व्यक्त किया गया कि परिवार क्या है। तो परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं। परिवार में जनरली आप क्या देखते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें आपके बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भी परिवार के अवधारणा के अंदर लिया जाता है। लेकिन उस परिवार का रोल क्या है, उस परिवार का जो जो उत्तरदायित्व है या जो उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी जो इंपॉर्टेंस यानी उसकी जो आवश्यकता है वो आपके लिए क्या है। तो फैमिली को या परिवार का जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया कि वो किन किन कार्यों को पूरा करता है, तो ये कहा गया कि वो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी समाज में हमें आगे बढ़ना है। लोगों को ऐसा तो है नहीं कि 4 लोगों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है, हमें उनकी संख्या को आगे बढ़ाना है। तो लोगों की संख्या को समाज में आगे बढ़ाने के लिए फैमिली जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार जैसा जो एक संस्था है, वो एक बेसिक यूनिट है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन होना है, लेकिन उस चीज को आप इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करते हो, मैरिज के माध्यम से। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपको मदद कर रहा है। मैरिज के इंस्टीट्यूशन के नाम से आपने 2 लोगों को एक साथ जोड़ा और 2 लोग ने एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कहीं ना कहीं एक संस्थागत तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करें। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसको हमने एक वैधता प्रदान कर दी परिवार के माध्यम से। दूसरा ये माना जाता है कि जो परिवार है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटल और इमोशनल सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है। बहुत बार ऐसे आपके साथ गतिविधियां हो जाती हैं जिनको आप लोगों पास सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, तब आप अफेक्शन चाहते हो, जब आप चाहते हो कि कोई आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे और आपको सिंपैथी दे, आपको सांत्वना प्रदान करे। तो आपका जो परिवार है वो एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों को सांत्वना प्रदान करता है, उनको एक अफेक्शनेट फीलिंग देता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ सुख दुख में आपके साथ खड़े। और जब व्यक्ति को एहसास होता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने रोल को कहीं ना कहीं समाज में प्ले कर पाता है। दूसरा ये माना जाता है कि जो परिवार है वो सोशलाइजेशन का माध्यम है, समाजीकरण का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली में, हमारे परिवार में हमें सिखाया जाता है कि हम एकाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। शेयरिंग, जो बांटने की प्रक्रिया होती है, इसका भी जो एक ज्ञान है वो हमें परिवार में ही दिया जाता है। परिवार के माध्यम से ही कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने जो कल्चरल जो हेरिटेज है, हमारे जो रीति रिवाज है उनको समझते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और एक जनरेशन से आगे अगली जनरेशन में पास करने की कोशिश करते हैं। और समाज में भी हम ये समझते हैं, हमारी ट्रेनिंग हो जाती है परिवार के अंदर कि किस तरीके से हमें बाहर के समाज में निकलना है और अपनी एक जगह समाज में बनानी है। तो ये ट्रेनिंग देने का जो कार्य किया जाता है कि किस तरीके से सामाजिक जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा हम बन सकते हैं, ये हमारे फैमिली में ही होती है। फैमिली या परिवार बच्चों को ये बताता है कि किस तरीके से आपको सामाजिक एटीट्यूड्स का निर्माण करना है। आपका जो परिप्रेक्ष्य है समाज को लेकर वो कब बनता है, जब परिवार में आपको ये सिखाया जाता है। बहुत हद तक आप ये भी देखते हो, ये भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी का भी एक स्तंभ है, लोकतंत्र का भी स्तंभ आपका परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हो जो वोटिंग पैटर्न है, बहुत बार हम क्या देखते हैं, आपका जो वोटिंग पैटर्न है वो आपके पारिवारिक जो विचार है उनसे प्रभावित हो जाता है। कि कोई कहता है कि आप इनको इस व्यक्ति को वोट दो, कोई कहता है उस व्यक्ति को वोट दो। तो आप देखते हो कि आपके जो राजनीतिक जो विचार है वो भी कहीं ना कहीं पारिवारिक विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम आपका जो परिवार है वो बन सकता है। अब ये देखा जाता है कि राज्य और परिवार में किस तरीके का संबंध है। तो बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने ये माना कि राज्य का हस्तक्षेप परिवार में होना चाहिए। बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने ये माना कि राज्य का हस्तक्षेप परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक और प्राइवेट यानी एक निजी संस्था है और उस निजी संस्था में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ग्रीक टाइम्स की जब हम बात करते हैं, ग्रीक एरा की जब हम बात करते हैं, तो प्लेटो के हम नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। प्लेटो ने कम्युनिज्म की बात करी थी, उन्होंने साम्यवाद की बात करी थी। उन्होंने बोला था कि एक राजा के सक्सेसफुल शासन, एक सक्सेसफुल या एक कुशल प्रशासक बनने में जो उसका परिवार वो बाधा उत्पन्न करता है, तो उसने बोला था कि परिवार को हटा देना चाहिए, राज्य के द्वारा परिवार को हटा देना चाहिए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं राज्य का हस्तक्षेप परिवार में स्वीकार किया। लेकिन एरिस्टोटल ने राज्य का हस्तक्षेप परिवार में स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जो परिवार है वहां से लोगों को कहीं ना कहीं बाहर समाज में आने का एक ज्ञान दिया जाता है, और जब तक हम उसमें सरकारी हस्तक्षेप रखेंगे, तब तक हम उसमें राज्य का हस्तक्षेप रखेंगे, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा।
मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी आया, मार्क्सवादी विचार भी आए कि किस तरीके से राज्य का हस्तक्षेप समाज में होना चाहिए, किस तरीके से राज्य का हस्तक्षेप समाज में नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक विचार आया परिवार को लेकर, जिसमें उन्होंने ये माना कि जो पूंजीवादी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं राज्य अपना योगदान देता है। तो इन समस्त चर्चाओं को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि राज्य में परिवार समाज का या जो आपका राज्य का जो हस्तक्षेप है परिवार में वो सीमित होना चाहिए। जब आपको लगता है कि राज्य की आपकी जो पारिवारिक गतिविधियां हैं राज्य को प्रभावित कर रही हैं तो आप उस पर प्रतिबंध, एक लॉजिकल प्रतिबंध, एक तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप पारिवारिक इंस्टीट्यूशन पे आप परिवार के ऊपर कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं लगा सकते जो उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में आपको रोक रहा है। तो आज की चर्चा हम अपनी ही समाप्त करते हैं। आज हमने आपसे उन विषयों पे बात करी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक थे और आपको समझना भी उसके लिए आपको समझना और आत्मसात करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। तो आज के सत्र में बस इतना ही और नमस्कार।